हेलो फ्रेंड्स, आज हम +1 की बुक हॉर्नबिल का 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नेटली ट्रेवर रॉय। इसमें पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि जो नेटली ट्रेवर रॉय है ये एक आर्ट हिस्टोरियन है और ये लाइमलाइट में कब आई, यानी कि लोगों को इसके बारे में कब पता चला, ये कब फेमस हुई। ये बुक्स को ट्रांसलेट करती थी और जब इन्होंने सिटी ऑफ जिन बुक को ट्रांसलेट किया, यानी कि किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको लिखा, तब ये लाइमलाइट में आई। इन्होंने आर्ट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से मास्टर्स डिग्री हासिल की है और कहाँ से? बेल्जियम से। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनके नाम हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो हमारा एशिया है इसमें जितने भी कंट्री हैं उनको ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, यानी कि पूर्वी देश बोलते हैं, और जो यूरोप में है उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है। यानी कि हमारी सभ्यता को, हमारी कल्चर को पूर्वी सभ्यता, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। जो राइटर है उसने वेस्टर्न और ईस्टर्न पेंटिंग के बीच में एक डिफरेंस बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अपने पेंटिंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, और दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। राइटर ने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जिनसे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि दोनों में वास्तव में क्या डिफरेंस है। अगर पहली कहानी की बात करूं तो चाइना एशिया में है, यानी कि चीन जो देश है वो एशिया में है, और राइटर चाइनीज स्टोरी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करता है कि जो चाइनीज पेंटिंग है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, चाइना में एक पेंटर हुआ वू दाओजी। वू दाओजी को तैंग एम्परर, यानी कि तैंग का जो राजा है, सम्राट है, तैंग एम्परर है, जिसका नाम है स्वानजोंग। स्वानजोंग ने कहा कि आप एक पेंटिंग बनाएं और जो मेरा पैलेस है, जो मेरा महल है, उसकी वॉल को डेकोरेट करें। अब वू दाओजी ने उस वॉल को डेकोरेट कर दिया क्योंकि इसको आदेश मिला हुआ था। किसका? वू दाओजी वॉज कमीशन्ड बाय द तैंग एम्परर। और वू दाओजी ने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया, एक पर्दे के पीछे छिपा दिया, ताकि उस पेंटिंग को केवल एम्परर ही देख पाए। और जब एम्परर आता है, स्क्रीन को वू दाओजी हटाते हैं और उसके बाद एम्परर उस पेंटिंग को एप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है। किन चीज़ों की प्रशंसा करता है? उस पेंटिंग में फॉरेस्ट थे, उस पेंटिंग में माउंटेन्स थी, वाटरफॉल्स थे यानी कि झरने थे, क्लाउड्स जो स्काई में फ्लाई कर रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे, और राजा ने उड़ते हुए पक्षियों को यानी कि फ्लाइंग बर्ड्स को भी एप्रिशिएट किया। अब एम्परर ने अपनी तरफ से जो देखा उसको एप्रिशिएट कर दिया, लेकिन जो पेंटर है, पेंटर कहता है लुक सायर, कि भाई श्रीमान देखिए मैं आपको दिखाता हूं। और क्या दिखाता है कि पेंटिंग में एक माउंटेन है। कहता है इस माउंटेन के ठीक नीचे एक गुफा है और गुफा में एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। ये कहानी है। राइटर हमें कहानी के माध्यम से बता रहा है कि किस प्रकार से वू दाओजी ने पेंटिंग की, तैंग एम्परर ने उसको देखा, और अब वू दाओजी उस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। और क्या कह रहा है कि आप इस पेंटिंग को मेरे नज़रिए से देखें। मेरे नज़रिए से कैसे देखें? कि इस माउंटेन के नीचे एक गुफा है, गुफा में एक स्पिरिट रहती है, और ये पेंटर एक क्लैप करता है, क्लैप करने के साथ ही एक दरवाजा ओपन होता है। और वो दाऊजी पेंटर कहता है कि आइए मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या है। पेंटर उस दरवाजे के अंदर एंटर होता है और राजा तो हैरान होकर के खड़ा रहता है, एक भी वर्ड
नहीं बोल पाता है कि पूरी की पूरी पेंटिंग उस दीवार से डिसअपियर हो जाती है। अब वहां पर जो पेंटिंग ब्रश वगैरह से कलर्स से बनाई हुई थी वहां पर एक भी मार्क उसका नहीं था और ये पेंटर भी दोबारा दुनिया में नहीं देखा गया। इस प्रकार से राइटर ने एक चाइनीज स्टोरी बता करके हमें क्या बताया है कि जो ईस्टर्न यानी कि एशिया के देश में जो कहानियाँ बताई जाती हैं, एशिया के देशों में जिन कहानियों को हमें सुनाया जाता है, उन कहानियों में क्या हो सकता है। उन कहानियों में इस प्रकार की चीज़ें हैं कि एक टीचर अपने डिसाइपल्स को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सही राह दिखा सके। ये तो केवल एक एग्जाम्पल दिया है कहानी का। और राइटर हमें ये भी बताता है कि जो चाइनीज राइटर हुए हैं जैसे कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, इनकी जो कहानियां हैं वो इसी प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं कि जैसे वू दाओजी और जुआंगजोंग की जो एक कहानी बताई गई है, इसी प्रकार की कहानियां इनकी किताबों में हमें देखने को मिलती है। और ये पेंटिंग जो एशियन पेंटिंग है ये हमें क्या दिखाती है, स्पिरिट ऑफ आर्ट, आर्ट की भावना, कला की आत्मा, कला की अभिव्यक्ति को बताती है। इस कहानी में हमने क्या देखा, इस कहानी में हमने देखा कि जो तैंग एम्पर स्वानजोंग है वो केवल पेंटिंग की आउटर अपीयरेंस को देख पाता है, यानी कि बाहर पेंटिंग में क्या है वो केवल उसको अप्रिशिएट करता है। जो सही मीनिंग है वो तो पेंटर ही जानता है, तभी तो पेंटर कहता है क्या ये मैं आपको दिखाता हूं पेंटिंग में क्या है। और आउटर अपीयरेंस कोई भी महसूस कर सकता है, लेकिन जो इनर स्पिरिट है पेंटिंग की, या जो पेंटिंग के अंदर जो अभिव्यक्ति है, जो इमोशन है, उसको केवल पेंटर ही देख सकता है, पेंटर ही एक्सप्लेन कर सकता है, पेंटर ही महसूस कर सकता है। चाइनीज पेंटर ने पेंटिंग बना दी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो एम्परर है वो टेरिटरी को, जितना उसका एरिया है जहाँ पे वो शासन करता है, केवल उसी पे शासन कर सकता है। वो पेंटर के माइंड पे शासन नहीं कर सकता। पेंटर यहाँ पर एक टीचर की तरह है और जो तैंग एम्परर है वो एक स्टूडेंट की तरह है। पेंटर ने जो लिख दिया, जो पेंट कर दिया, जो बना दिया, उसको समझने की कोशिश कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। जो तैंग एम्परर है, पेंटर चाहता है कि वो भी पेंटिंग में घुसे, अपने हिसाब से पेंटिंग को देखे, कि जैसे मैं अपने हिसाब से पेंटिंग को देख रहा हूं, जैसे मैं अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, वैसे ही स्टूडेंट का भी अपना दृष्टिकोण हो सकता है। इसी प्रकार से पेंटर ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो व्यूअर है या जो पेंटिंग को देख रहा है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी तक हमने चाइनीज स्टोरी देखी जिसको राइटर ने एक्सप्लेन किया था कि 8वीं शताब्दी में वो दाओजी एक पेंटर था, उसकी लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप, और जिसको तैंग एम्परर ने बनवाया था। अब बात करते हैं यूरोपियन स्टोरी की, मतलब यूरोपियन पेंटिंग की, कि जो एशियन पेंटिंग थी, एशिया में चाइना देश था और चाइना में वू दाओजी ने पेंटिंग की थी तैंग एम्परर के लिए। इसी प्रकार से एक कहानी बताई है यूरोपियन पेंटिंग की, कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें एक बार फ्लैंडर्स एक पेंटर हुआ और उसने एक ड्रैगन बनाया, और जब उसने ड्रैगन बना दिया तो ड्रैगन की आईज नहीं बनाई। उसको डर था कि कहीं ये ड्रैगन उड़ ना जाए। अब पेंटिंग में से भला ड्रैगन उड़ सकता है, लेकिन इनकी पेंटिंग रियल होती थी। जैसे वू दाओजी ने पेंटिंग बनाई थी कि मैं अपने नज़रिए से उसको देख सकता हूं, आप अपने नज़रिए से उसको देख सकते हैं, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, मेरी धारणा अलग हो सकती है। लेकिन यूरोपियन जो पेंटर हैं वो क्या चाहते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं वही आप देखें, आप हमारी ही आंखों से देखें, आप अपनी आंखों से, अपने विचार से, अपने दिमाग से ना सोचें, जैसे कि चाइनीज पेंटर वू दाओजी ने किया था।
तो फ्लेंडर्स को ये डर था, यानी कि इतनी रियल पेंटिंग बनाते हैं ये कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये रियल का ड्रैगन है या केवल एक इल्यूजन है, एक पेंटिंग है। दूसरी कहानी में बताते हैं कि 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार, जिसका नाम था क्वेंटिन मैट्सिस। और कहाँ पे था ये? एंटीवर्प। एंटीवर्प का अब नाम क्या है? बेल्जियम। आजकल हम इसे बेल्जियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेंटिन मैट्सिस को एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन पेंटर नहीं चाहता था कि वह ऐसे प्रोफेशन में, जैसे ब्लैक स्मिथ का इसका प्रोफेशन था, कि ऐसे प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपना सन इन लॉ बनाए, अपना दामाद बनाए। तब उस पेंटर ने क्या किया? इसको मना कर दिया। लेकिन ये मानने वालों में से नहीं था। इसने क्या किया? एक दिन उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और घुस करके देखा कि उस पेंटर ने अभी अभी एक पेंटिंग बनाई है। तब क्वेंटिन मैट्सिस ने क्या किया? उस पेंटिंग के ऊपर एक फ्लाई, एक मक्खी बना दी। और मक्खी इतनी रियल बनाई कि जब वो पेंटर आया, उसने आकर के उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पेंटिंग थी। और पेंटर क्वेंटिन मैट्सिस से इंप्रेस हो गया और अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। मतलब कहने का क्या है कि जो यूरोपियन पेंटिंग है वो रियलिज्म को, वो यथार्थ को, वास्तविकता को महत्व देती है कि जो हम दिखा रहे हैं वही आप देखें। जबकि चाइनीज, यानी कि जो एशियन पेंटिंग है, वो क्या कहते हैं कि आप हर चीज को अपने नजरिए से देखें, आप अपने नजरिए से अपना जीवन जिए। और बाद में क्वेंटिन मैट्सिस एक बहुत बड़ा पेंटर बना, फेमस पेंटर बना। इस प्रकार से हमने एशियन कंट्रीज आर्ट को देखने के लिए चाइनीज स्टोरी देखी, जिसमें पेंटर वू दाओजी था। और हमें पता चला कि इसमें जो पेंटर, मतलब अगर आप सोचना चाहें कि टीचर क्या चाहता है, वो जीवन के इनर लाइफ और स्पिरिट, यानी कि भावनाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कहता है कि आप अपनी डेवलपमेंट स्वयं करें, अपने आप करें, अपना विकास अपने तरीके से करें, जिससे कि आपको लगता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ माइंड्स है, पर्सन टू पर्सन वैराई करता है, हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। लेकिन दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज आर्ट है, जो आपने यूरोपियन स्टोरीज देखी हैं क्वेंटिन मैट्सिस की या फ्लेंडर्स की, वो क्या चाहते हैं कि आप वही देखें जो हम दिखा रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, जो फिगरेटिव, इल्यूजनिस्टिक, यानी कि भ्रमात्मक, वास्तविक जो हमने आपको दिखाया, आप वैसा ही देखें। जो राइटर ने इसमें कंसेप्ट बताया है, दो कंसेप्ट बताए हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति का और एक पूर्वी संस्कृति का, यानी कि एक एशियन और एक वेस्टर्न। उन दोनों को एक तरीके से और समझाया है। एक चाइनीज वर्ड है शैनसुई। इसमें बताया है कि जो चाइनीज स्टोरी थी, जिसमें एक लैंडस्केप बनाया था, किसमें? टैंग एम्परर के पैलेस, यानी कि उसके महल की दीवार पर, और उसके बीच में जो केव थी, केव के बीच का जो खाली स्थान था, जहाँ पे केवल पेंटर ही एंटर कर चुका था, उसको समझाने के लिए बताया है कि वो खाली स्थान क्या था। राइटर कहता है कि एक वर्ड है शैनसुई, जो लैंडस्केप को शो करता है। लैंडस्केप को कैसे शो करता है कि जो पूरी की पूरी पेंटिंग है वो शैनसुई है। और इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ है यांग और एक अर्थ क्या है? यिन। यांग का अर्थ है माउंटेन और यिन का अर्थ है वाटर, यानी कि जो शुई है, इसमें से शुई वो यिन है, वाटर है, और जो शैन है वो क्या है? यांग है, माउंटेन है। अब माउंटेन ज़्यादा पावरफुल होता है कि वाटर? माउंटेन ज़्यादा पावरफुल होता है। और क्या बताया राइटर ने कि जो माउंटेन है वो ऐसे आसमान की ओर जाती है, जो पहाड़ है आसमान की ओर जाता है वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, और ऊपर क्या है? हेवन है, स्वर्ग है। कि जो माउंटेन है वो ऊपर की ओर जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमें वार्म, ड्राइनेस ये महसूस होने लगती है। तो जब आप हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं
तो पुल्लिंग मतलब जो मेल को रिप्रेजेंट करे, स्त्रीलिंग जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर माउंटेन जो है वो मस्कुलिन यानी कि मेल, पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या है, वो एक्टिव है। दूसरी तरफ जो यिन है, जिसको वाटर कहा है, लिटरली मीनिंग क्या है इनका, लिटरली साहित्यिक मीनिंग माउंटेन और वाटर, और चाइनीज लैंग्वेज में यांग और यिन। दूसरा जो वाटर है, वाटर ऐसे बहता है ऊपर से नीचे की ओर, माउंटेन नीचे से ऊपर की ओर, और वाटर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। ये रिसेप्टिव है, रिसेप्ट यानी कि धारण करता है किसी भी चीज को, क्योंकि और पानी में क्या होता है, मॉइस्ट होता है, फ्लूइड, कूल, ये एक्टिव नहीं होता। एक्टिव कौन है, ये रिसेप्टिव है। जब मस्कुलिन और फेमिनाइन यानी कि मेल और फीमेल का मेल होता है, तो उनके बीच में भी एक चीज होती है, और वो जो चीज है वो शून्यता है। वो क्या है, इनके बीच का डायोइस्ट क्या होता है, डबल, दो, यानी कि माउंटेन वाटर, यांग यिन, मेल फीमेल, मस्कुलिन फेमिनाइन, एक्टिव रिसेप्टिव। इनके बीच में जो चीज है वो क्या है, वो मिडल वर्ड, वो शून्यता है। और वही चीज उस लैंडस्केप में जो केव थी, केव के बीच में जो वाइट पोर्शन था, वो क्या थी, शून्यता थी। इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, बताया गया है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, तो क्या होता है, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं और उसको रोके रखते हैं, तब हमें शून्यता का आभास होता है, क्योंकि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि दम घुट गया, क्योंकि हम सांस को रोके रखते हैं। उस समय जो शून्यता का आभास होता है, राइटर कहता है कि वही हमें महसूस करना चाहिए। लैंडस्केप ऑफ द सोल का एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। बृंदा सूरी ने इसको लिखा है, और ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो लेख है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को पब्लिश हुआ था। इसमें क्या बताया गया है, जो ये एक राइटिंग है बृंदा सूरी की, इसमें बताया है कि एक फ्रेंच पेंटर था जिसका नाम क्या था, जीन डुबफे। 1940 में, 1940 में इसने एक कंसेप्ट दिया, और क्या कंसेप्ट दिया, आर्ट ब्रूट, या फिर इसको क्या बोला, रॉ आर्ट। आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पेंट करने की ट्रेनिंग ना ली हो, जिसने पेंटिंग कैसे होती है उसका आर्टिस्ट ना बना हो, बस अपने आप से ही कुछ भी चीज़ें, चाहे एक पिन से लेकर के टूटी फूटी कार तक, उसका यूज करके कुछ बना दिया हो, उसे बोलते हैं आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट। यानी कि कोई किसी प्रकार से फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, ITI करते हैं, लेकिन जो ऐसी ट्रेनिंग ना ले, उसकी जो आर्ट होती है, उसकी जो पेंटिंग होती है या जो कला होती है, उसको क्या बोला, आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान का भी है, जो विश्व में फेमस है, रॉक गार्डन मेड बाय नेकचंद। नेकचंद ने रॉक गार्डन बना दिया, टूटी फूटी चीज़ें ली, रिसाइकल्ड थिंग्स ली, स्टोन्स लिए, और उनसे चंडीगढ़ में क्या खड़ा कर दिया, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, और इतना फेमस है कि यूके की एक मैगजीन है रॉ विजन। रॉ विजन ने जब अपना स्प्रिंग सीजन यानी कि स्प्रिंग के टाइम का जब अपना मैगजीन पब्लिश किया 2005 में, उन्होंने कहा कि आउटसाइडर आर्ट का इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता रॉक गार्डन से। और नेकचंद ने 80 साल की उम्र में, एक 80 साल का बूढ़ा, ये कारनामा उसने कर दिखाया, और उसको प्राइजेस भी मिले। लेकिन नेकचंद जी क्या कहते हैं
कि लोगों का यहाँ आना, मेरे इस रॉक गार्डन को एंजॉय करना, इससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार से कई प्रकार की पेंटिंग्स की इस चैप्टर में चर्चा की गई, चाहे वो वेस्टर्न है, चाहे वो ईस्टर्न है, चाहे फिर वो रॉ आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट, जिसको बोला गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।